हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं साइंस का सेट नंबर 20, जो कि आपके रेलवे के सभी एग्जाम जैसे आपका एएलपी टेक्नीशियन हो गया, आरआरबी ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, आपका आरआरबी जी हो गया या आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। आपको पता है कि रेलवे में जो साइंस का पोर्शन है सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 25 से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए साइंस को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मॉक टेस्ट देना अति आवश्यक है। इसलिए हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं ताकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों कवर हो जाए और आपको यह अंदाज़ लगे किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से आने की संभावना है, कौन कौन सा चैप्टर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन सबको आप कवर कर लें। और आप जब भी मॉक टेस्ट दें तो साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठें ताकि आप नोट कर पाएँ और हमें लास्ट में कमेंट जरूर करें कि आपने कितना सही किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात करना है। शक्ति क्या होता है? शक्ति का फार्मूला, जब सीढ़ी पर चढ़ता है यानी ऊंचाई पर चढ़ रहा है तो फार्मूला होता है आपका शक्ति बराबर होता है यानी P बराबर mgh/t। ठीक है, क्योंकि शक्ति क्या होता है? कार्य करने की दर होता है। तो ये आपका mgh कार्य हो गया और ये समय हो गया। तो हम देख लेते हैं, मान रखते हैं m का मान है 50 kg और g का मान है 10। सीढ़ी आपको 45 चढ़ना है और एक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इसको हम मीटर में बदलेंगे और समय आपका 10 सेकेंड है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें वाट में निकालना है क्योंकि शक्ति निकालना है। तो जूल हम काट देंगे और उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे 45 है। 45 का मतलब 9 × 5 यानी कि उत्तर में आपका 9 आएगा। तो 9 किस में देख लेते हैं, आपका 7 × 3 = 10, 15 3 × 10 = 18, इसमें भी 9 आएगा। लेकिन यह वाट नहीं है, यह भी कट जाएगा। और उसके बाद आपका आ जाएगा 8 × 7 = 15, 5 × 20, 3 × 23, इसमें 9 नहीं आएगा। आपका यहाँ पे जो ऑप्शन सी है इसमें 9 आ रहा है, 9 से यानी कट रहा है। इसका मतलब कि वाट आपका यानी कि 360 वाट सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा। हमने कैसे 9 देखा? हमने देखा कि ऊपर 45 है और नीचे आपका केवल 10 और 10 का मल्टीपल है यानी 45 का मतलब ऊपर 9 रहेगा। 9 × 5 यानी कि 9 आना चाहिए, इसलिए हमने 9 देखा। और जो आपका उत्तर आएगा वाट में आएगा। तो वाट हमने देखा कि यहाँ पे है और वाट यहाँ पे, बाकी सबको काट देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे 9 आ रहा है कि नहीं। 9 का मल्टीपल यानी कि जो 9 से कटेगा उसका अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 7 × 3 = 10 और 18, उसके बाद 5, 18 × 5 = 23 यानी कि 9 से नहीं कटेगा, इसलिए उत्तर आपका सही सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? ऑप्शन ए है आपके सामने हृदय तंत्र, बी है आपका श्वसन तंत्र, सी है उत्सर्जन तंत्र और डी है पाचन तंत्र। याद रखिएगा जो ट्रैकिया है वह आपके श्वसन तंत्र का भाग है। ट्रैकिया आपके ऑप्शन में आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये वाला जो भाग है आपका ट्रैकिया है, यानी कि यह मुख्य वायु मार्ग है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 वाले तत्वों को डैश भी कहा जाता है। तो समूह 2 वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। ए हम संक्रमण धातुएं कहते हैं, बी हम क्षार धातुएं कहते हैं, सी को हम अक्रिय गैसें कहते हैं और डी को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। चलिए पहले हम इसको फिगर से समझ लेते हैं। देखिए आपका आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो है कि आपका पहला जो ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है। अब देखिए यहाँ पे सबको दर्शाया गया है कि किसको हम क्या कहते हैं। जो लाल वाला पहला है उसको हम कहते हैं अल्कली मेटल यानी कि क्षारीय धातु। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला जो है कि आपका जो हल्का पीला है जो आयरन कलर का है उसको अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं यानी कि क्षारीय मृदा धातु। और प्रश्न में क्या पूछा गया है आपका कि समूह 2 वाले यानी कि ए वाला
को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या दिया है? अल्कली अर्थ मेटल, यानी कि क्षारीय मृदा धातु हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्षार धातु हमने किसे कहते हैं? क्षार धातु हमने देखा कि जो ग्रुप पहला है उसे हम क्षार धातु, जिसमें कि आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये क्या हैं? ये सब क्षार धातुएं हैं। उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, इरिडियम, से क्या है? क्षारीय मृदा धातु। इसे भी याद रखिएगा। संगमर तत्व किसे कहते हैं? देखिए, संगमर तत्व हम इसमें देख लेते हैं। जो ये वाला तत्व हैं इसे हम संगमर तत्व कहते हैं, इसे याद रखिएगा। उसके बाद आपका ऑप्शन सी है अक्रिय गैसें, यानी कि वो गैसें जो किसी से अभिक्रिया ना कर सके। तो ग्रुप 18 के जो तत्व हैं जैसे कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ये सब क्या हैं? ये सब अक्रिय गैसें हैं, इसे याद रखिएगा। और देखिए, जो ग्रुप 17 के हैं इसे हम हाइड्रोजन कहते हैं, यानी कि इसमें आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब क्या हैं? हाइड्रोजन तत्व हैं। तो इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आप पीरियोडिक टेबल को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2 किलोग्राम की एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, तो 2 सेकंड बाद हमें गतिज ऊर्जा निकालना है। पहले हम 2 सेकंड बाद उसका वेग निकाल लेंगे, तो हमारा हो जाता है v = u + 80 निकालेंगे। हम ऊपर फेंक रहे हैं तो यहाँ पे u की जगह a की जगह हम g रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर फेंक रहे हैं। हमें प्रारंभिक वेग कितना है? 20 मीटर। हमको अंतिम वेग भी निकालना है, तो 20 आप ऊपर फेंक रहे हैं, यानी कि गुरुत्वाकर्षण थोड़ा नीचे लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और हमें निकालना है कितना? 2 सेकंड बाद। तो हो जाएगा आपका 10 × 2, ठीक। तो हम देख लेते हैं, v बराबर आपको हो जाएगा 20 माइनस आपका 20, यानी कि 0 वेग, ठीक है। जब ऊपर क्या हो गया आपका, यानी कि अंतिम वेग 0 हो गया। अब हम निकालेंगे क्या? इसका गतिज ऊर्जा निकालेंगे। तो फार्मूला होता है आपका 1/2 mv², यानी जब v² का मान, यानी कि v का मान जब 0 है, इसका मतलब कि आपका गतिज ऊर्जा भी क्या होगा? 0 होगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका AB, बी है आपका बी, और सी है आपका O, और डी है आपका ए। तो याद रखिएगा, हम सर्वदाता रक्त समूह O को सर्वदाता कहते हैं, और रक्त समूह AB को हम सर्वग्राही कहते हैं, ठीक है। यदि आपसे ऑप्शन में दे दिया जाए AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव, O नेगेटिव, O पॉजिटिव, अब आपसे पूछे कि सर्वदाता कौन है, सर्वग्राही कौन है, तो अब देखिएगा, ये आपके सामने क्या है? टेबल है। देखिए, O नेगेटिव क्या है? एवरीवन, यानी कि सभी को दे सकता है। तो इस स्थिति में जब नेगेटिव पॉजिटिव दिया रहे, तो याद रखिएगा O नेगेटिव आपको सर्वदाता हो जाएगा, और AB जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव करते हैं, AB जो पॉजिटिव है ये आपका सर्वग्राही हो जाएगा। इस प्रकार से याद रखना है, ठीक है। आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी डैश द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए है आपका D.I. मेंडलीफ, बी हेनरी मोजले, सी है J.W. डबराइनर, और डी है जॉन न्यूलैंड। तो याद रखिएगा, जो आधुनिक सारणी प्रस्तुत किए थे वह थे हेनरी मोजले, इसे याद रखिएगा। इन्होंने परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया था, इसे याद रखिएगा। और आपसे पूछे कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में कौन व्यवस्थित किए थे? वह मेंडलीव थे। डबराइनर ने त्रिक नियम दिया था, इसे भी याद रखिएगा, और जॉन न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। इन सबको याद रखिएगा। इन सभी से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इन सभी का डिटेल आप जरूर अध्ययन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्रव्य प्रास लगभग होता है?
तो याद रखिएगा मनुष्यों के लिए ध्वनि का जो सर्वप्रयास है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, इसे याद रखिएगा। एग्जाम में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हर एग्जाम में आता है, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एएलपी हो गया, जेईई हो गया, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस प्रश्न से पूछा जाता है इस प्रश्न को, इससे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है? ऑप्शन ए है सेलुलोज को नहीं पचा सकता, बी स्टार्च को, सी अमीनो अम्ल को, डी ग्लाइकोजन को। तो याद रखिएगा जो मानव है वह सेलुलोज को नहीं पचा सकता, ठीक है। यह केवल जो आपका जैसे कि शाकाहारी जंतु, जैसे आपका गाय हो गया, आपका खरगोश हो गया, वो सब सेलुलोज को पचा सकते हैं, लेकिन मानव नहीं पचा सकते हैं, ठीक है। मानव स्टार्च को, अमीनो अम्ल को, ग्लाइकोजन को ये सब पचा सकते हैं, लेकिन सेलुलोज को नहीं पचा सकते हैं। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा यह पादप का कोशिका भित्ति जो होता है वह सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह में मौजूद तत्वों में डैश की संख्या समान होती है। एक समूह जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, तो इस समूह में आपको निकालना है कि किसकी संख्या समान होती है। तो हम देख लेते हैं। जैसे आपको कोषों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हम देख लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन में परमाणु क्रमांक 1, लिथियम में आपका 3 हो गया, सोडियम में 11 हो गया, पोटेशियम में 19 हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये सब यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं हो सकते। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी इसका मतलब कोष की संख्या भी बढ़ेगी। जैसे कि हम देख लेते हैं, ये आपका 1 कोष हो गया, ये आपका 2 कोष हो गया। आपको पता है कि पहले कोष में आपका 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में आपका अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो आपका हाइड्रोजन है आपका पहले कोष में आ जाएगा। उसके अलावा आपका जो लिथियम है आपका 2 कोष में आएगा, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा। उसके अलावा आपका सोडियम है जो आपका 3 कोष में आएगा, 2, 8, 8 2 10 से 11। इस प्रकार से जैसे जैसे हम आधुनिक आवर्त सारणी में जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, यानी कि समूह में नीचे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कोषों की संख्या भी वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोषों की संख्या वृद्धि होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी वृद्धि होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या वृद्धि होगा। अब देख लेते हैं हम संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, यानी कि बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, सोडियम का आपका है कितना, 11 है। इसे हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए 2 और 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2, 8 और 1। तो देखिए बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, समान होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है प्रतिबिंबन का, बी है अपवर्तन का, सी है धारण का और डी है केंद्र बिंदु का। तो याद रखिएगा जो चम्मच टेढ़ा दिखता है उसका जो उदाहरण है वह अपवर्तन है। आप देख रहे हैं फिगर में किस प्रकार से जब हम चम्मच को पानी में डालते हैं तो चम्मच को जब हम देखेंगे पार्श्व से तो कैसा दिखेगा, आपको टेढ़ा दिखेगा। तो यह अपवर्तन का उदाहरण है, इसे याद रख लीजिएगा। प्रश्न है आपका, हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए है विखंडन, बी है बीजाणु द्वारा जनन, सी है मुकुलन और डी है पुनर्जनन। तो याद रखिएगा जो हाइड्रा है, स्टारफिश है, प्लेनेरिया है, ये तीनों पुनर्जनन द्वारा जनन करते हैं। हाइड्रा आपका मुकुलन द्वारा भी करता है और प्लेनेरिया हो गया, स्टारफिश हो गया, ये सब पुनर्जनन द्वारा जनन करते हैं। देख लेते हैं पुनर्जनन क्या होता है। देखिए जब कोई पेरेंटल कोशिका है, अब उसको हम 3 भागों में बांट दिए,
तो ये जो 3 भाग है वो भी एक अलग अलग नई कोशिका जन्म लेंगे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पुनर्जन्म। उसी प्रकार से देख लेते हैं, अब स्टार फिश भी है, इसको हमने 2 भाग में काट लिया। जब 2 भाग में काटा तो ये भी अलग क्या हो गया, एक स्टार फिश ए बन गया, एक स्टार फिश आपका ए वाला बन गया। तो इस प्रकार से ये तीनों क्या करते हैं, पुनर्जनन द्वारा जनन करते हैं, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है क्लोरीन, सी है फ्लोरीन और डी है आयोडीन। तो हम देख लेते हैं, किसी भी पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। यदि कोषों की संख्या बढ़ेगी इसका मतलब परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। ठीक है, परमाणु त्रिज्या क्या होता है, वह नाभिक से बाह्य कोष के बीच की दूरी, जैसे कि आपका परमाणु हो गया और ये आपका कोष हो गया, ये नाभिक हो गया, तो नाभिक से बाह्य कोष के बीच की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो जैसे जैसे कोष बढ़ेगा उसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। तो जैसे जैसे हम किसी भी वर्ग में हम नीचे जाएंगे तो कोषों की संख्या वृद्धि होगी, इसका मतलब परमाणु त्रिज्या ही बढ़ेगा। यदि हम किसी अवधि में हम जाते हैं, किसी अवधि में जाते हैं तो इसमें क्या होता है, कोषों की संख्या समान होती है, इसका मतलब परमाणु त्रिज्या पर असर ज़्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, यहाँ पे हम ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, आपका जो क्लोरीन है यहाँ पे हो गया, आपका जो फ्लोरीन है यहाँ पे हो गया, और आयोडीन कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो आयोडीन सबसे नीचे है, आयोडीन सबसे नीचे, इसका मतलब कि आयोडीन की परमाणु त्रिज्या क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात, किसी भी हम वर्ग में यदि हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, और नीचे से जब हम ऊपर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है। इसका मतलब कि आयोडीन की परमाणु त्रिज्या क्या होगी, अधिक होगी, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, 10 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के मध्य किया गया काम 30 जूल है। तो 2 बिंदुओं के बीच प्रभावित होने वाली विद्युत आवेश आपको निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, W बराबर होता है, आपका होता है V इंटू क्यू। ठीक, W बराबर V इंटू क्यू होता है। हमें निकालना क्या है, आवेश निकालना है। तो Q बराबर हो जाएगा आपका 30/10, यानी कि यह आपका हो जाएगा 3 कूलाम। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे सबका मात्रक भी, यहाँ पे ओम है, यहाँ पे जूल है, यहाँ पे एम्पियर है, कूलाम है, तो इसको हल करने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे 3 कूलाम आंसर लगा दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि डैश क्या हो सके, खराब होने से बचे, गलत, आग पकड़ने से बचे, यह सही है। ठीक है, फास्फोरस को हम पानी में इसलिए रखते हैं ताकि आग न पकड़े, क्योंकि फास्फोरस वायु के संपर्क में आने पर तुरंत आग पकड़ लेता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 0.9 एम्पियर की धारा को 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। तो सर्किट के माध्यम से बने वाली आवेश निकालना है। तो Q बराबर आपको होता है IT, I का मान है 0.9 और T का मान है आपका 2 मिनट दिया है। तो 2 इंटू 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, हम इसे सेकेंड बदल देंगे। तो अब देख लेते हैं, 0.0 से 0 खत्म हो गया, 9 दूना के 18, दूना के 36, नहीं 9 दूना के 18, 18 छक्का 108, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 108 कूलाम आवेश प्रभावित होगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होता है। ऑप्शन ए है लाल, बी है पीला, सी है हरा और डी है बैगनी। तो किसका विचलन अधिकतम होता है, विचलन की मुड़ना। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे जब हम प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश गुजारेंगे तो यह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। सबसे ऊपर आपका रेड है, फिर ऑरेंज है, फिर येलो है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर वायलेट है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ से जोन सबसे ज़्यादा प्रकाश मोड़ेगा
उसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए जो लाल रंग है इसका डेविएशन क्या है, सबसे कम है, और जो आपका वायलेट है इसका डेविएशन क्या है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में उससे कम क्या है, आपका ब्लू है। ठीक है, वायलेट मतलब बैगनी हो गया। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। ऑप्शन में दिया है आपका लाल, बी है पीला, सी है हरा, डी है बैगनी। यानी कि बैगनी रंग का विचलन क्या होगा, सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिएगा, जिसका विचलन अधिक होता है उसकी गति क्या होगी, कम होगी, और जिसका विचलन कम होगा उसकी गति क्या होती है, अधिक होती है। याद रखिएगा, लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वह भी अधिक होता है, और जो वायलेट है उसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, उसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। ऑप्शन ए है आपका खमीर, बी है प्लाज्मोडियम, सी है हाइड्रा, और डी है प्लेनेरिया। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा जो हाइड्रा है वह आपका मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। मुकुलन क्या होता है, इसमें ये हाइड्रा है, हाइड्रा से देखिए क्या निकल रहा है, ये छोटा सा भाग निकला, उसके बाद बड़ा हो गया, और यह क्या फिर बाद में क्या हुआ, और बड़ा हुआ, लास्ट में टूट गया। अब जब लास्ट में ये टूट गया, यह एक नया हाइड्रा बन गया, यानी कि नया जीव बन गया, तो उसे हम कहते हैं मुकुलन। ठीक है, याद रखिएगा। जो प्लेनेरिया है हमने बताया था कि यह क्या करते हैं, यह पुनर्जनन द्वारा जनन करते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम है यह आपका बहुविखंडन द्वारा जनन करते हैं, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है हाइड्रोजन का, बी है आपका एलपीजी, सी है प्राकृतिक गैस, और डी है मीथेन। तो याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन है उसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है। ऑप्शन ए है नाइट्रिक ऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रस ऑक्साइड, और डी है नाइट्रोजन पेरोक्साइड। तो याद रखिएगा, जो हास्य गैस वो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस प्रश्न को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए धन्यवाद।